है कि अगर कोई भी आदमी स्टोन पेल्टिंग में उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन में उनका केस दर्ज है या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी देशद्रोह का काम करते हुए उसका कोई केस दर्ज होता है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइवेट नौकरी वाले देख लें कि वो किसी देशद्रोही को रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो उनकी मर्जी। वर्ग वो आता है जो ऑलरेडी जॉब में है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं फेसबुक के ऊपर, अगर आप देखें वो रोज़ाना देश के खिलाफ लिखते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाला जब देश के खिलाफ बोलता है या देश के खिलाफ लिखता है तो उससे उसी समय नौकरी वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सरकार की नौकरी कर रहा है, सरकार की तनख्वाह ले रहा है और फिर सरकार के ही खिलाफ, भारत के ही खिलाफ। क्यों ऐसे लोगों को तनख्वाह देनी जो देश के खिलाफ बोलते हैं? क्यों ऐसे लोगों को तनख्वाह देनी जो स्टोन पेल्टिंग में हिस्सेदारी कर रहे हो? तो ऐसे लोगों के ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सरकार का बड़ा अच्छा कदम है कि जो स्टोन पेल्टिंग करेगा या जो देश के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये एक बड़ा अच्छा कदम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पर। मैं ही आनेजा आपके साथ, मेरे साथ हैं आशीष जी। धन्यवाद सभी को, राम राम। आशीष जी, हम हर मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं इन एपिसोड्स के थ्रू। होमगार्ड्स की बात करी, एसपीओस की बात करी, पुलिस की बात करी, डेली वेजेस की बात करी, पर ये तो वो हो गए जिनको जॉब्स मिली हैं। एक वो भी परसेंटेज है हमारे जम्मू कश्मीर में, बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज उन लोगों की भी है जिनके पास जॉब्स ही नहीं है। तो आज उसी पे डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे इस वीडियो का जो मेन माध्यम यही होता है करने का कि हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें जिसके साथ हमारा जो ऑडियंस है वो भी हमारे साथ जुड़े और हमारी बात को आगे शेयर करके सरकार तक ये आवाज़ हम पहुंचाने की कोशिश करें। अभी हम बात करते हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक जो एम्प्लॉयज़ को डीए मिलता है उसको भी बढ़ा दिया गया। बड़ा अच्छा लगा कि सरकारी मुलाजमों के लिए सरकार सोचती है, सरकारी मुलाजमों को एक दिन पहले तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास नौकरी नहीं है? तो उन लोगों के लिए सरकार को जो है वाइड स्केल में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर 50,000 नौकरियों का वादा किया गया, फिर 70,000 नौकरियों का वादा किया गया, फिर 25,000 पे आगे, बट इतनी जो वैकेंसीज़ हैं इनमें से अभी तक कोई 10,000 वैकेंसीज़ भी पूरी नहीं हुई हैं। अगर आप फोर्थ क्लास का जो एम्प्लॉयमेंट इन्होंने निकाली थी उसको अगर हम देखें या बाकी नौकरी जितनी भी निकाल रहे हैं तो वो भी कुल मिला के 10,000 नहीं बनती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द सरकार और नौकरियां निकालें ताकि हमारा जो यूथ है बिना नौकरियों के उनको नौकरी मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 370 के बाद ये कहा गया था कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, बड़े बड़े बिग शॉट्स आएंगे जो प्राइवेट नौकरियाँ भी लोगों को देंगे। तो सरकारी नौकरियों के साथ प्राइवेट नौकरियाँ भी अगर लोगों को मिल जाएँ तो इससे एक जो वर्ग जो नौकरियों के बिना है उनको कम से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। चलिए, अगर सरकारी नहीं मिल रही तो कम से कम प्राइवेट तो मिल रही है, क्योंकि आज प्राइवेट जॉब्स वाले जो हैं उनको भी अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं और अगर अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब मिल जाए तो अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। और बड़े सारे पढ़े लिखे युवा हैं जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में जिनको नौकरियों की ज़रूरत है। और अभी अगर JKSSB या फिर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम अपनी पोस्टें निकालती हैं तो बड़ी कम पोस्टें निकाल रही हैं। तो उसमें ये चाहिए कि ज़्यादा पोस्टें निकलें और पोस्टों के साथ साथ जो डेली वेजर्स हैं उनको भी परमानेंट करें। एक तरफ से आप पोस्टें तो निकालेंगे, लेकिन अगर डेली वेजर्स इसी तरह से रह जाएं तो वो बिल्कुल अन्याय होगा डेली वेजर्स के लिए। तो पोस्टें भी आप निकालें, लेकिन फेजेस में डेली वेजर्स को भी जो है परमानेंट करते रहें। चाहे आप PHE PDD के 10-10 हज़ार डेली वेजर लेके उनको परमानेंट करें ताकि पोस्टें भी निकलें, ये लोग परमानेंट भी हो जाएं और लोग जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक टैग जम्मू कश्मीर में लगता जा रहा है उससे थोड़ा सा बाहर निकलें। बिल्कुल, वहीं आपने पोस्ट का मेंशन किया तो पार्लियामेंट में भी हाल ही में सवाल पूछे गए कि 80,000 पोस्ट वेकेंट हैं जम्मू कश्मीर में जिनको एडवर्टाइज़ ही नहीं किया जा रहा। तो क्या लगता है क्या कारण है कि ये पोस्ट एडवर्टाइज़ ही नहीं की जा रही, इतने दावे करने के बाद कि आपको 50,000 जॉब्स मिलेंगी, 70,000, 90,000, बहुत सारे ऐसे वादे किए कि इतनी जॉब्स मिलेंगी, पर जो 80,000 सीट्स वेकेंट है उनको भी एडवर्टाइज़ नहीं किया जा रहा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ना देखिए जो भी जॉब आप एडवर्टाइज़ करते हैं तो उसका जितना फास्ट ट्रैक पे उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चले ना, उसी से जो है बाकी जो बची हुई जॉब्स है वो भी लोगों को मिलेंगी। आपने देखा पिछले दिनों जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो जॉब्स थी उसके लिए 1 साल लग गया उनकी फाइनल लिस्ट आने में। 1 साल तक फाइनल लिस्ट नहीं आई और अब जाके आई है पिछले महीने जून में। 1 साल से ये लोग वेट कर रहे थे फाइनल लिस्ट का।
जब आप देखें कि 1800 पोस्टों के लिए 1 साल वेट करना पड़ सकता है, तो कब 80,000 यहाँ पर पोस्टें आएंगी। यानी कि आप 1800 पोस्टों में लोगों को लगाने के लिए 1 साल लगा रहे हैं, तो बाकियों का क्या होगा। तो इसी चीज़ को आपने अगर फास्ट ट्रैक करते हैं, आप उसको तेज़ी से लोगों में लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी। लेकिन उसमें आपको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को तेज़ी लानी पड़ेगी। हर बार ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे कि भाई कोविड है, लॉकडाउन है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है, कोविड है, लॉकडाउन है, घर बैठे आप जो है बच्चों के फॉर्म्स साइन हो सकते हैं, बच्चों की जॉब्स के जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको जो है चेक कर सकते हैं। आजकल क्या नहीं हो सकता है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप 1-1 साल वेट करते रहेंगे तो आप खुद देखिए 80,000 पोस्टें कब जाके फिल होंगी। तो इस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब जॉब्स की बात करते हैं तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी और फास्ट ट्रैक कितनी जल्दी वो जॉब्स को आप जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। 1 साल तक अगर आप 1800 पोस्टों को फिल करेंगे तो आप खुद सोचिए कब जाकर 25,000 जॉब्स, 50,000 या 80,000 मिलेंगे। बिल्कुल, वहीं मिशन यूथ की भी बात करते हैं, क्योंकि आजकल मिशन यूथ चर्चा में है। आए दिन स्कीम्स निकाल रहे हैं, चाहे वो कोचिंग के लिए हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, उनको स्कॉलरशिप्स देने के लिए हो, उनके बिजनेस के लिए हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है। और जब मीटिंग्स होती हैं तो कुछ वो डेटा सामने रखते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से कम हो गया, पर अगर ग्राउंड पे देखें तो वही 1800 पोस्टों के लिए 1 साल वेट करना पड़ा। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि पहले से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, तो कैसे देखते हैं आप इसको कि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। आपने देखिए जो मिशन यूथ है जम्मू कश्मीर एलजी गवर्नमेंट द्वारा जो चलाया जा रहा है वो बड़ी अच्छी बात है। इसमें आप विमेन एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, इसमें आप जो प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से बूस्ट करना है और कई ऐसे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे देनी है उसके बारे में सोच रहे हो। अच्छी बात है, ये मिशन यूथ जो चल रहा है अच्छा है। लेकिन क्या मिशन यूथ के तहत जो स्कीम्स लाई जाती हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या एलजी गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइजन ऑफिसर इस चीज़ का ध्यान रख रहा है कि उन्होंने जो स्कीम निकाली ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि वो एलजी साहब स्कीम्स निकाल रहे हैं, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। जब ऐसी चीज़ आती है तो फिर इस तरह के मिशन कोई ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एलजी साहब ने कहा कि अब ऑनलाइन क्लास सिर्फ 1.5 घंटे की होगी, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों की, और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों की 3 घंटे के लिए होगी। कौन सा स्कूल इस ऑर्डर को मान रहा है? कोई मान रहा है? कोई भी नहीं मान रहा है। एलजी साहब ने कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि 31 जुलाई यानी कि पिछले कल तक कोई स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन बीच में स्कूलों में बार बार बच्चों को बुलाया जा रहा है। हम न्यूज़ करते हैं फिर उनको नहीं बुलाते हैं। तो कौन सा ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है? अगर ये छोटे छोटे ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का 1.5 घंटे वाला ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो आप मुझे बताइए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये दायित्व नहीं बनता कि स्कूलों में पता करें कि क्या 1.5 घंटा ही क्लास चल रही है या क्लास ज़्यादा ली जा रही है? तो अगर ये छोटे छोटे ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते तो मिशन यूथ तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हैं। इसके साथ आप देखें पिछले दिनों कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 8 स्कूलों में जो है उनमें जो है वहाँ पर जो है कार्रवाई की थी 8 स्कूलों में। उनका ये कहना था कि जो स्कूलों के लिए ऑर्डर आया कि उनको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेनी है, बाकी चार्जेस नहीं लेने, वो उनसे वो भी ले रहे थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मेरा तो ये सवाल है, क्या सिर्फ 8 स्कूल ऐसे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर 8 ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर ऐसा ऑर्डर माना जाता होगा, बाकी सब स्कूलों में ऑर्डर नहीं माना जाता। सभी मेरी बात को इससे इत्तेफाक करेंगे, जितने भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, सभी स्कूल जो हैं इन ऑर्डर्स का धड़ल्ले से जो है उल्लंघन करते हैं। तो जब इस तरह से हो रहा है तो आपके ऑर्डर्स मान कौन रहा है? तो जो मिशन यूथ जैसी स्कीम्स निकल रही हैं, मेरी तो अपील होगी सरकार से कि आप इम्प्लीमेंट करवाएं। जैसे कि पिछले दिनों मुद्रा स्कीम आई थी, लोगों को जो है लोन मिलेगा। कहाँ लोगों तक ये स्कीम्स के बारे में पता चला? आज भी लोगों को बैंक जाना पड़े तो 10-10 तो चक्कर लगवाए थे बैंक वाले कि आपको जाओ जी ये लेके आओ वो लेके आओ। फिर कैसे एक इंसान मुद्रा स्कीम का फ़ायदा ले पाएगा जब इंसान को बताते ही नहीं है कि आपके पास ये स्कीम्स हैं? आप बैंक में चले जाएं तो बैंक के अंदर आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे क्रेडिट कार्ड लीजिए, लेकिन क्या कोई एक भी व्यक्ति आपको वहाँ पे मिलेगा जो ये कहेगा सरकार ने ये मुद्रा स्कीम लगाई है, मोदी सरकार ने, आप ले सकते हैं? कोई भी नहीं मिलेगा।
क्यों ऐसा ना हो कि भाई बैंकों के अंदर एक बंदा ऐसा बैठे सरकार की तरफ से जो हर एक गरीब से गरीब आदमी और पढ़े लिखे आदमी को बताए कि भाई ये मुद्रा स्कीम है, ये लोन स्कीम है, ये होम लोन देती है सरकार, ऐसे देती है। जबकि बैंक के अंदर क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, आप ये स्मार्ट कार्ड लीजिए, आप डेबिट कार्ड लीजिए, आपको हम लोन देंगे, आपको हम इंश्योरेंस करेंगे। ये लोग बिठा सकते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कीम्स हैं इनके लिए कोई नहीं बिठाते। तो फिर सरकारी स्कीम्स जब आती हैं तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि सरकारी स्कीम का लाभ लोगों तक कैसे पहुँचे। क्या लोगों को ना पता चले कि फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो महिलाओं के लिए आई है वो कैसे मिलेगी। मुझे बताइए, क्या कहीं पे पोस्टर लगे? क्या इन्होंने किसी दफ्तर में ऐसा व्यक्ति बिठाया जो लोगों को ये बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इन्होंने कोई जम्मू यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के बाहर कनॉपी के साथ किसी कंसर्न्ड बंदे को वहाँ बिठाया कि भाई जो फ्री में ये असिस्टेंस दे, लोगों को बताए, एक हेल्प डेस्क तैयार किया? कोई नहीं किया। तो जब ये चीज़ें आप तैयार ही नहीं कर रहे तो फिर आप स्कीम्स लाते रहें। वो ट्विटर फेसबुक के लिए अच्छी हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं। जी, वापस एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। अभी हाल ही में एक सुबह से ही बहुत ज़्यादा खबर चल रही है कि जितने एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको पासपोर्ट के लिए ज़्यादा चेकिंग होगी और जॉब्स पे भी उनके फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये तो हो गया कि नई जॉब्स नहीं मिलेंगी अगर वो एंटी नेशनल कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं। पर हम पहले भी कह चुके हैं कि कई लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हुए गवर्नमेंट को नेगेटिव बोलते हैं। जी, बहुत सही कहा आपने। सरकार ने ये तो ऑर्डर निकाला है क्योंकि अब ये नया जम्मू कश्मीर है, तो नया जम्मू कश्मीर अब नए जम्मू कश्मीर के हिसाब से चल रहा है कि अगर कोई भी आदमी स्टोन पेल्टिंग में उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन में उनका केस दर्ज है या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी, देशद्रोह का काम करते हुए उसका कोई केस दर्ज होता है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइवेट नौकरी वाले देख लें कि वो किसी देशद्रोही को रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो उनकी मर्जी है। बाकी अब एक वर्ग वो आता है जो ऑलरेडी जॉब में है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं फेसबुक के ऊपर, अगर आप देखें वो रोज़ाना देश के खिलाफ लिखते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाला जब देश के खिलाफ बोलता है या देश के खिलाफ लिखता है तो उससे उसी समय नौकरी वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सरकार की नौकरी कर रहा है, सरकार की तनख्वाह ले रहा है और फिर सरकार के ही खिलाफ, भारत के ही खिलाफ बोल रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर पहले कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं गवर्नर साहब को ये भी बोलूँगा कि गवर्नर साहब, अगर कोई नौकरी में रहते हुए देश के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, उसकी नौकरी ले ली जाए, उसका जितना फ़ंड इकट्ठा हुआ है, जीपी फंड वगैरह, वो सारा का सारा सील कर दिया जाए और किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाए वो पैसा, क्योंकि उसके पैसे से देशद्रोह के काम नहीं होंगे, उसके पैसे से बच्चों की पढ़ाई का काम हो सकता है, बच्चों के हॉस्पिटल बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स में वो पैसा लगाएं, वेंटिलेटर खरीदें उसकी तनख्वाह में से। क्यों ऐसे लोगों को तनख्वाह देनी जो देश के खिलाफ बोलते हैं? क्यों ऐसे लोगों को तनख्वाह देनी जो स्टोन पेल्टिंग में हिस्सेदारी कर रहे हो? तो ऐसे लोगों के ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सरकार का बड़ा अच्छा कदम है कि जो स्टोन पेल्टिंग करेगा या जो देश के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये एक बड़ा अच्छा कदम है। इस कदम का मैं सराहता हूँ और मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ मनोज सिन्हा जी को। लेकिन मनोज सिन्हा जी, जो लोग हमारी इस वीडियो पर भी कमेंट करते हैं देशद्रोह के या पाकिस्तान के फेवर में जाकर, और वो जम्मू कश्मीर की नौकरी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी नौकरी छीन ली जाए ताकि उनको पता चले देश के खिलाफ बोलने का क्या हर्जाना होता है, कैसे उनको जो है भुगतान करना पड़ता है। चलिए आशीष जी, इस एपिसोड को एंड करते हैं और जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? बड़े अच्छा मैसेज एक ये है मेरा सबके लिए। एक तो ड्रग्स से दूर रहें, हमारी युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, और अगर कहीं पे भी आपको नशा करते हुए कोई भी युवक मिलता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करें, 100 नंबर पे कॉल करें। आपकी जो आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी जाएगी, यानी कि सीक्रेट रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा। इसीलिए अगर कोई नशा करते हुए दिखाई देता है तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करवाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। और दूसरी चीज़, 15 अगस्त आ रहा है, ये पूरा का पूरा महीना हमारी देश के आज़ादी में जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश की तरक्की के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहादत दी है, उनको हम नमन करते हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। और उनकी इज़्ज़त करते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि देशद्रोहियों को देश से बाहर निकाला जाए और देश के अंदर वही रहेगा जो देश का नाम लेगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से और मुद्दे उठाते रहेंगे अपने और एपिसोड्स में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।